हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे और मन से पठन पाठन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और इसका ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर में मैंने आप सबको बताया था श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक परिचय के बारे में, साथ ही साथ इसके समरी के बारे में मैंने बता चुका हूं। और इतना ही नहीं, मैंने एमसीक्यू का भी तांडव करके दिखाया था। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जितने भी अपकमिंग वीडियोज होंगे, न्यू वीडियोज होंगे, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा और आप एक भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। जो लोग इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं 2025 में, उन सबों के लिए यह लेक्चर रामबाण की तरह काम करेगा मेरे प्यारे दोस्तों। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक शायरी सुनाने वाला हूँ। शायरी बोले तो गाना। ए दिल आशिकाना, ए दिल आशिकाना, ए दिल आशिकाना, ये मोहब्बत का है दीवाना, ये मोहब्बत का है दीवाना, आके इसमें फिर तुम न जाना। ओ ए दिल आशिकाना, ए दिल आशिकाना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर को। इससे क्या होगा, आपका मन जो है ना एकदम फ्रेश हो जाएगा। इसलिए मैं गाना आप सबको अक्सर सुनाता रहता हूँ कि डोंट बिलीव इन लक, बिलीव इन हार्ड वर्क। चलिए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे लगभग में 2 सवाल आएगा आपका, है ना, यानी 5 मार्क्स का आज हम लोग देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, प्रश्नों का खजाना हम लेकर आए हैं। जो भी आई सवाल है इस चैप्टर का, उन्हीं सब सवालों को मैं आज इसमें बताऊंगा, ठीक है। और एक बात और फोकस करिएगा आप सब, एग्जाम में ऐसा ही लिखना है, ज्यादा ताम झाम नहीं कर देना है, आगो मागो भर नहीं देना है आप सबको, ठीक है। तो चलिए, पहला सवाल खूबसूरत सा है। हाँ, सवाल भी बहुत खूबसूरत सा होता है, देखने की नजरिया अलग होनी चाहिए। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो देखिए, लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक कहना चाह रहे हैं कि इतना तरक्की कर गया है साइंस, है ना, हमारा समाज इतना आगे बढ़ चुका है, इसके बावजूद भी कुछ लोग जो हैं अभी वो जातिवाद का जो है ना, जातिवाद का माला और टोपी पहने हुए घूम रहे हैं। विडंबना सवाल हो गया। दूसरा, विडंबना का स्वरूप क्या है? तो विडंबना का स्वरूप क्या है, यहाँ पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिखिएगा यहाँ से, कि विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को जरूरी मानता है। देखिए, 2 सवाल इसमें था। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है? तो लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। हो गया पहला सवाल। दूसरा इसी में है कि विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को अति आवश्यक मानता है। ये सवाल का जवाब हो गया। आप सब 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। एकदम तहलका मचा देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग बिहार के लाल और लालिमा है। दूसरा सवाल है आपका बहुत ही प्यारा सा, कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को बहुत ही जरूरी मानते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें पक्ष रखने में कोई बुराई नहीं है। ये हमारे लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं इस चैप्टर के। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। थोड़ा सा मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, आप सब जो है ना वीडियो को कम करके देख सकते हैं। चलिए अगला है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? ठीक है, लेखक प्रमुख आपत्ति क्या देते हैं? अरे, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर पहली आपत्ति जो है यह है कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करती है। श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज की आवश्यक है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन सही विभाजन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग।
आप लोगों को क्या करना है, कॉपी कलम लेके बैठना है, एक दो बार इसको सुन लेना है और एक बार खुद से लिख लेना है, तो फिर जीवन में कभी नहीं भूल पाइएगा। चौथा देखिए क्या है, करा जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। देखिए, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यहाँ श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच की भाव को भी दर्शाता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य चुनने देती है जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और मुख्य कारण बनी हुई है। ठीक है, देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है ना कि बेरोजगारी, ठीक है, तो जाति प्रथा बेरोजगारी का जैसे समझा जाए कि जो लोग जिस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिस जाति से बिलोंग करते हैं, जैसे लोहार है, ठीक है, कौन सा जाति है? एक लोहार जाति है। तो उन सबों का जो है पेशा, उनके पूर्वज जो है, उनके दादाजी पापा जी जो है लोहा लक्कड़ का काम करते थे, तो उनके जो संतान होंगे उनको भी क्या है करना पड़ेगा, लोहा लक्कड़। ऐसा हमारे समाज में रूढ़िवादिता है, जो बिल्कुल गलत है, सरासरी 100% गलत। अगला सवाल देखते हैं जो खूबसूरत है। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो किसे मानेंगे? जाति प्रथा को मानेंगे। देखिए, भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा लिखा गया यह खूबसूरत है, जो हमारे समाज के लिए एक नई दिशा देती है। लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। इसी के कारण इसे क्या है, गरीबी और उत्पीड़न से भी बहुत बड़ी समस्या मानते हैं जाति प्रथा को। चलिए अगला 7वां सवाल जो बहुत ही प्यारा है। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो इस पाठ में लेखक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई पहलुओं को जाति प्रथा के रूप में एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें से आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख माना जाता है। आर्थिक और रचनात्मक पहलू को सबसे प्रमुख माना है हमारे लेखक साहब ने। अगला 8वां सवाल देखते हैं हम लोग। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? कि किसी भी देश के लिए सच्चे लोकतंत्र का होना अति आवश्यक है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण के जैसा भाईचारे को आवश्यक माना है, कि अगर दूध और पानी को मिला दिया जाए तो उसको अलग नहीं कर सकते। उसी तरह से सच्चे लोकतंत्र के लिए देश में दूध पानी के मिश्रण के जैसा रिश्ता होना चाहिए और पूरे देश में भाईचारा अति आवश्यक माना जाता है। ऐसा हमारे महान लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थात बाबा साहेब ने कहे। तो इस चैप्टर से लगभग में हम लोग सवाल कर लिए, है ना। इंपॉर्टेंट सवाल था, 10 नंबर मानिए, किसी एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा। अब शब्द निधि मतलब शब्दार्थ होता है, बचपन में पढ़े होंगे। चलिए देखिए, शब्द निधि में शब्दार्थ देखते हैं। पूर्व निर्धारण पहले से तय कर देना, ठीक है। अकस्मात माने अचानक। प्रक्रिया किसी काम के होने का ढंग और रीति रिवाज, इससे भी एक सवाल आ जाता है कभी। प्रतिकूल विपरीत उल्टा। स्वेच्छा अपनी इच्छा के अनुसार। उत्पीड़न बहुत गहरी पीड़ा पहुंचाना। उत्पीड़न बहुत गहरी पीड़ा पहुंचाना, यंत्रणा देना। संचारित मीन्स होता है प्रवाहित। बहुविध का मतलब होता है अनेक प्रकार से। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने समक्ष। भातृत्व भाईचारा बंधुत्व। वांछित का मतलब होता है कांक्षित चाहा हुआ। विडंबना का मतलब होता है उपहास। पोषक का मतलब होता है पालने वाला। पोषक का मतलब क्या होता है? पालने वाला। तो आई होप आप चीजों को समझ पाए होंगे। मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया कि आपको इजी भाषा में समझा दिया जाए। कमजोर स्टूडेंट के लिए भी क्या है, यह लेक्चर एकदम रामबाण की तरह काम करेगा। वो भी हंस हंस कर मुस्कुराएगा और कहेगा, और क्या कहेगा कि संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं। अगर सक्सेस पाना है तो इसे लड़कर आगे बढ़ना होगा। आई होप आप चीज़ों को समझ पाए हो बेहतर तरीके से। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मन से पठन पाठन में व्यस्त रहिए। जय हिंद।